नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में चोला फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, इस वीडियो में आज हम स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, साथ में स्टॉक का पूरा डीपली पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। ठीक है। अगर आप स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो स्टॉक का करंट शेयर प्राइस 1521 रुपए इस टाइम करंटली चल रहा है। साथ में 60 रुपए 85 पैसे की आज यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली। गिरावट जो थी नियर बाई 4% के आसपास आपको देखने को मिली। साथ में अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 1011 रुपए 20 पैसे से चल के 1652 रुपए के आसपास गया। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को 60% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। साथ में अगर स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 0.13% का एक अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस किया है। देखो, डिविडेंड उसी केस में आपको कंपनी देती है जिस केस में आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स की कमी जिस स्टॉक में देखने को मिलती है। लेकिन जिन स्टॉक्स के अंदर पब्लिक इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स में कभी भी आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड मतलब वहां पे आपको डिविडेंड देखने को नहीं मिलता। अब बात करने वाले स्टॉक के पी रेशियो के बारे में, तो जो यहाँ पे पी रेशियो है वो 34.83 के आसपास है। देखा जाए तो यहाँ पे जो इसकी एवरेज है उससे आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। पी रेशियो काफी जबरदस्त है स्टॉक का। साथ में अगर बात करें स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में कि भाई वहां पे जो सेल्स और जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो आखिर कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी को कितने ज़्यादा रिवेन्यू के साथ प्रॉफिट में लेके आ रही है, कंपनी को एक अच्छा खासा लॉस है, तो उसके लिए हम कंपनी की फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे जून 2024 का। अगर यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का रिवेन्यू 2043 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 42% की ग्रोथ के साथ है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 947 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 33% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ है। अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे 11.25 के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 30% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ है। और अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 38.91% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 6.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अगर स्टॉक का करंट शेयर प्राइस देखा जाए तो उसके हिसाब से जो स्टॉक की मार्केट कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। अगर मान लो यही शेयर प्राइस किसी भी पावर सेक्टर का होता तो यहाँ पे जो आपको मार्केट कैपिटल देखने को मिलती है वो 14 से 15 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलती। अगर कोई कंपनी जो मेटल आयरन या इस तरह मेटल से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है वहाँ पे अगर यही शेयर प्राइस होता तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको कम से कम 80-90 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। और अगर यही स्टॉक किसी केमिकल सेक्टर का होता तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल कम से कम 15 से 20 हजार करोड़ देखने को मिलती। और अगर यही शेयर प्राइस किसी ज्वेलरी स्टॉक का होता तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल कम से कम 5 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो काफ़ी सही है। फाइनेंशियल कंपनी फाइनेंस सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखी जाती है। देखो, वैसे तो देखा जाए तो फाइनेंस स्टॉक के अंदर जो मार्केट कैपिटल है इतनी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ पे मार्केट कैपिटल काफ़ी सही है। देखो, अगर किसी भी स्टॉक की मार्केट कैपिटल बढ़ जाती है तो वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। और अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर्स अगर वहाँ पे मार्केट कैपिटल गिर जाती है तो वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, साथ में स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे बढ़ जाता है, साथ में लॉन्ग टर्म यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं दो सबसे मेजर की पॉइंट के बारे में, जो किसी भी स्टॉक की सबसे मजबूत जान होती है, जिससे पता चलता है कि स्टॉक में आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है। वो दोनों की पॉइंट है, जिनमें से पहला की पॉइंट है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का जो यहाँ पे रेशियो है वो 17.5 के आसपास है, 17 रुपये 40 पैसे के आसपास है। एक्सपर्ट जो बोलते हैं कि भाई जो रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो होना चाहिए वो 10 से लेकर 15 के आसपास तो कम से कम होना चाहिए एक अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए। और अगर यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे 11 रुपये 16 के आसपास है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में के लिए यहाँ पे जो रेशियो है वो काफ़ी सही है। यहाँ पे आपको डिविडेंड या बोनस वगैरह जो मिला देखो, इक्विटी होता है शॉर्ट टर्म के लिए, रिटर्न और कैपिटल होता है कि भाई जो भी आपको डिविडेंड या फिर बोनस वगैरह मिलते हैं कंपनी की तरफ से, साथ में लॉन्ग टर्म पे आपको कितना खासा अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पे आरओसी से मेजर किया जाता है। अब बात करने वाले स्टॉक की बुक वैल्यू की, तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है 233 रुपये 12 पैसे के आसपास है। अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे करंट शेयर प्राइस 1516 रुपये 25 पैसा है, जबकि जो इसकी बुक वैल्यू है वो 233 रुपये के आसपास है।
देखा जाए तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और देखा जाए किसी भी कंपनी का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है वो बुक वैल्यू ही होती है। कोई भी कंपनी अपने स्टॉक का प्राइस कभी भी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर किसी भी केस में कोई कंपनी अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे गिरा देती है तो जाहिर सी बात है उस कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी की बिकवाली होने वाली और कंपनी डिलिस्ट होने की कगार पे आ गई। वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन DII, FI और प्रमोटर्स, इनकी वहाँ पे दब के ठुकाई होती है, बढ़िया पिटाई होती है। और जिन स्टॉक के अंदर एक बार प्रमोटर्स की पिटाई हो जाती है उस कंपनी को दोबारा कभी भी अच्छे खासे प्रमोटर्स नहीं देखने को मिलते और कंपनी धीरे धीरे करके डीलिस्ट होने की कगार पे आ जाती है। ठीक है, अब देखो जैसे कंपनी डीलिस्ट होने की कगार पे आएगी तो सेबी उसको ASM और GSM की लिस्ट में डाल देगा, साथ में उस पर सर्विलेंस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी की हर एक जो लेन देन है और फाइनेंशियल कंडीशन टर्म्स है उन सभी को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो किसी भी केस में कंपनी डिलिस्ट हो जाती है तो आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 2 रुपए रिकवरी के तौर पे 2 रुपए पर शेयर आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो शेयर आपने 1000 रुपए का खरीदा हो, 1200, 1500 का डजन मैटर, लेकिन यहाँ पे पर शेयर आपको 2 रुपए एज ए रिकवरी अमाउंट देखने को मिलेगा जो इसकी फेस वैल्यू है। देखा जाए तो फेस वैल्यू को एक तरह से यहाँ पे हम रिकवरी अमाउंट भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में कभी भी फेस वैल्यू को ज्यादातर लोग कंसिडर नहीं करते। मान लो आपने कोई भी शेयर खरीदा 1500-1600 रुपए, 1500 या 1600 रुपए के आसपास, तो जाहिर सी बात है भाई आप उस स्टॉक से प्रॉफिट गेन करके ही निकलोगे। अगर मान लो आपको न्यूज मिलती है मार्केट में भाई कंपनी डिलिस्ट होने वाली है इस डेट को, तो जाहिर सी बात है या तो आप वहां से प्रॉफिट गेन करके निकलोगे या फिर छोटा मोटा लॉस लेके वहां से निकल लोगे, लेकिन आप फेस वैल्यू तक आने का इंतजार नहीं करोगे। इसी वजह से सबसे मेन रीजन होता है कि ज्यादातर लोग फेस वैल्यू को स्टॉक मार्केट में कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम पीरियड की बात करें तो देखते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलता है। अगर आप 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे कोई भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर स्टॉक को आप 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 1% के आसपास अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर इस स्टॉक को आप 3 मंथ होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 5.5% की नियर बाई एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर इस स्टॉक को आप 6 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 26 या 27% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर इसको 9 मंथ तक आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 22% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो जितने लॉन्ग टर्म के लिए जितने टाइम के लिए आप होल्ड करते हो देखते हैं कितने कितने टाइम में आपको कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 20 या 20.5% के आसपास आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप स्टॉक को 2 ईयर्स के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 116% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। साथ में अगर स्टॉक को आप 3 ईयर्स के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 168% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप 4 ईयर्स के लिए होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा 500% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इसे 5 ईयर्स के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 422% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अब एक एवरेज निकाल के देखी जाए तो शॉर्ट टर्म में आपको जो अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है वो 6 से लेके 9 महीने के बीच में मिल रहा है। 6 से 9 महीने के बीच में आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे जितने लंबे टाइम के लिए आपको उतना ही ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 3 और 4 ईयर्स को सबसे ज्यादा रिकमेंडेड किया जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। भाई ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। देखो अगर इससे हमें पता चलता है भाई किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है, और बाय करने के लिए एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई जो मिनिमम होल्डिंग है वो कितनी होनी चाहिए, साथ में मैक्सिमम होल्डिंग का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखिए प्रमोटर की होल्डिंग, तो लास्ट ईयर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 51.46% थी, जो इस साल घट के 50.33% के आसपास हो गई है। साथ में अगर DII की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 20.38% की होल्डिंग थी, जो इस साल घट के 16.87% हो गई है। साथ में अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 20.91% की होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 26.62% के आसपास होल्डिंग हो गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स 7.26% के आसपास थे, जो इस साल घट के 6.19% के आसपास हो गए। देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है काफी ज्यादा घट गई। और यहाँ पे जो अब रेशियो बनता है वो रेशियो यहाँ पे बनता है 94% होल्डिंग का, जहाँ पे प्रमोटर्स, DII, FII और गवर्नमेंट इन चारों की होल्डिंग मिला के जो रेशियो बनता है वो 94% का मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे कोई भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अब एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि जो होल्डिंग रेशियो है वो क्या होना चाहिए,
किसी भी स्टॉक में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस के लिए वहां पे जो मिनिमम रेशियो होना चाहिए होल्डिंग का वो 35% से लेके कम से कम 60% तक तो होना ही चाहिए। ठीक है, इन 35% से 60% के बीच में होना चाहिए किस किस का होल्डिंग रेशियो, प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट। इन चारों की होल्डिंग मिला के अगर किसी भी स्टॉक में 35% या 60% के बीच में होता है तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म में एक जबरदस्त रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में वहां पे आपको थोड़ा सा कम रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर बात करें किसी भी स्टॉक में अगर आपको होल्डिंग इनकी चारों की होल्डिंग मिला के 35% से नीचे देखने को मिलेगी तो एक्सपर्ट बोलते हैं कि वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप वहां से जितनी जल्दी भाग सकते हो उतना आपके लिए सही है, क्योंकि वहां पे आपको कोई भी पॉजिटिव परफॉर्मेंस की जगह नेगेटिव परफॉर्मेंस वहां पे आपको देखने को मिलेगी और वहां पे आपको प्रॉफिट की जगह एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। और अगर किसी भी स्टॉक के अंदर 70% से ज्यादा होल्डिंग हो जाती है, मतलब किसी भी स्टॉक में अगर 70% से होल्डिंग हो जाती है किन किन की, प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग मिला के अगर किसी स्टॉक में 70% से ज्यादा है, ठीक है, तो समझ लो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म में भर भर के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में वहां पे आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रमोटर, डीआईआई और एफआईआई होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले बंदे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में आपको एक कम रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, स्कोप भी अच्छा काफी अच्छा बढ़ जाता है स्टॉक का। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट चोला फाइनेंशियल स्टॉक को लेके। ठीक है, चोला फाइनेंस स्टॉक को लेके, साथ में इसकी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस को लेके। देखा जाए तो स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा, और यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म में खास रिटर्न लेना चाहते हो तो कम से कम 6 से 9 मंथ तक होल्ड कीजिएगा। बाकी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए ही ये स्टॉक बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे और इन्फॉर्मेटिव बनाते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।